और होनोलुलु टेक्निक 2 टाइप की टेक्निक्स है जिनका मोस्ट प्रोबेबली यूज़ किया इजीली जा सकता है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो जो पहली क्लोन बनी थी उसको नाम दिया गया था क्यूमुलस। एक्चुअली माउस का क्लोन बनवाया था, उसको नाम दिया गया था क्यूमुलस चुईया। ठीक है, तो ये टेक्निक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस टेक्निक के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। एम्ब्रियो टेक्निक हमने बोला कि एम्ब्रियो क्लोनिंग टेक्निक है या सेल की वजह से क्लोनिंग हो रही है, तो इसके एडवांटेजेस देख सकते हैं हम। क्या फ़ायदे हैं क्लोनिंग के? क्लोनिंग के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो पूरी क्लोनिंग टेक्निक के फ़ायदे देख रहे हैं हम। किसी भी जीन का क्लोन बनवा सकते हैं, एंड जीन का क्लोन कहाँ काम आएगा, मेडिसिन इंडस्ट्री में, यानी कि मेडिसिन्स की भी हम क्लोनिंग करवा सकते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से जल्दी क्लोनिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन हम फास्ट रेट पे बनवा सकते हैं। दूसरी चीज़, हम एंटीबॉडीज़ को भी निर्मित करवा सकते हैं। तीसरी चीज़, क्लोनिंग में हमें जो कैरेक्टर चाहिए, एक कैरेक्टर है जो बहुत एडवांटेजियस है, एक लक्षण है जो बहुत ज़रूरी है, एडवांटेजियस है, उस लक्षण को हम और ज़्यादा बढ़वा सकते हैं और बार बार सेल में भेज सकते हैं, तो एडवांटेजियस कैरेक्टर को ये बढ़ा सकता है। दूसरी चीज़ बात करेंगे तो यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है कि मल्टीपल कॉपीज़ भी किसी एक जीन की हम बना सकते हैं। मल्टीपल कॉपीज़ के लिए क्लोनिंग ज़रूरी हो सकती है। क्लोनिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा, सपोज ऑर्गन का कोई फंक्शन नहीं है, ऑर्गन काम नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में हम ऑर्गन की भी क्लोनिंग करवा सकते हैं और ऑर्गन या किसी टिश्यू या किसी सेल की क्लोनिंग करवा के हम वापस से उसी ह्यूमन में ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लोनिंग के थ्रू अगर हम बात करेंगे तो क्लोनिंग के थ्रू हमें और भी एडवांटेजेस मिल सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि हमें ये केंद्रक हटाना है, क्योंकि न्यूक्लियस रिमूव होता है, तो न्यूक्लियस को रिमूव कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमें वो कैरेक्टर्स जो उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें देखने को नहीं भी मिलेंगे। और जब हम बोल रहे सेम ऑर्गेनिज्म से हम सेम ऑर्गन का निर्माण करवा सकते हैं, तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी क्योंकि हमें पता है कि सेम बॉडी से ही लिया गया है ये, राइट। तो इस कंडीशन में हम ये सब चीज़ें चेंज करवा सकते हैं। नाउ बात करेंगे डॉली की। डॉली शीप की बात करते हैं। डॉली शीप का जो जन्म है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 जुलाई 1996 के आसपास का है। ठीक है, 5 जुलाई 1996 का इसका जन्म है। और इसकी जब डेथ की बात करते हैं तो वो डेथ इसकी 14 फ़ैब की है, यानी कि डेथ है 14 फ़ैब 2003 की। ठीक है, डॉली को बनवाया जिन साइंटिस्ट ने था वो यही थे, इयान विलमोट एंड केथ कैम्पबेल। ठीक बात है। अब क्योंकि हमने बोला बर्थ ये हुआ था, बट डॉली शीप के लिए क्या हुआ था, मेमोरी ग्लैंड से सेल लिए गए थे। तो मेमोरी ग्लैंड से जब सेल लिए गए तो उस भेड़ का नाम क्या था, तो उस भेड़ का भी एक नाम था, फिन डॉर्सेट भेड़ से लिए गए थे मेमोरी ग्लैंड के सेल। फिन डॉर्सेट शीप थी, शीप को हम यू भी बोल सकते हैं या फिर शीप बोलो, बात बराबर। फिन डॉर्सेट जो है वो 6 इयर्स ओल्ड भेड़ बोला गया है इसको, और इसी से मेमोरी ग्लैंड के सेल्स लिए गए थे। ठीक है, दूसरी जो थी वो फीमेल थी और दूसरी वाली से oocyte या एग्स बोल सकते हो, उनको लिया गया। ठीक है, तो एक फीमेल शीप से क्या लिया गया था, oocyte, जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनको लिया गया था। एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स क्योंकि बहुत सारे नंबर्स में चाहिए, तो नंबर्स में क्यों चाहिए, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट एक पे तो हम कर नहीं सकते, बहुत सारे नंबर्स में चाहिए, तो हम MOET टेक्निक के थ्रू
बहुत सारे ओवा का प्रोडक्शन करवा सकते हैं और उन्हें रिलीज़ करवा सकते हैं। इस टेक्निक को हम बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। ठीक है, मल्टीपल ओव्यूलेशन करवा सकते हैं हम इस टेक्निक में, और मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा तो बहुत सारे ओव्यूल्स हमें मिलेंगे और एज अ रिज़ल्ट हम इस टेक्निक का यूज़ कर पाएंगे। जब स्टार्टिंग में बात की गई तो ये प्रोसेस कहाँ करवाया गया था? स्कॉटलैंड एडिनबर्ग में ये प्रोसेस हुआ था। इन्होंने तो करवाया बट स्कॉटलैंड एडिनबर्ग में किया गया, स्कॉटलैंड एडिनबर्ग। और एडिनबर्ग के साथ साथ अभी एक और रिसेंट हमने इंस्टीट्यूट का नाम पढ़ा था, एडिनबर्ग। अभी रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट का नाम पढ़ा था, इंस्टीट्यूट का नाम था रोजलिन इंस्टीट्यूट। ठीक है, रोजलिन इंस्टीट्यूट में किया गया। नाउ जब एक्चुअल में फ्यूजन करवाया गया, फ्यूजन हमने बोला इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू करवाया गया था। ठीक है, अब जब फ्यूजन करवाया गया तो स्टार्टिंग में जो सेल्स लिए गए थे फ्यूजन के टाइम पे वो 277 लिए गए थे, बट फ्यूजन के बाद जब उन्हें चेक किया गया तो बहुत कम थे जो फ्यूज़ हो पाए या सरवाइव कर पाए या हेल्दी रह पाए। तो उनमें से भी, उन फ्यूजन में से भी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 29 ही बचे थे फ्यूज्ड वाले, सिर्फ 29 ही हेल्दी थे। उनमें से भी 29 जो बचे उनमें से भी सिर्फ 13 को ही मदर में इम्प्लांट किया गया था, फीमेल में इम्प्लांट किया गया था एक्चुअल। ठीक है, तो इम्प्लांट के टाइम पे और रेशियो इसका कम हो गया, यानी कि एक्चुअल में पता चल रहा है कि इसका सर्वाइवल रेट कितना कम है। अगर हम एक बनवाते तो वो तो कहीं से भी सक्सेसफुल रहता ही नहीं। तो हमें बहुत सारे ओवा भी लिए प्लस बहुत सारे मैमरी ग्लैंड्स के सेल्स भी लिए, उन्हें बहुत सारे नंबर में प्रोड्यूस किया और फिर उन्हें फ्यूजन करवाया। तो हम देख रहे हैं, देखो सक्सेस रेट जो है इसकी काफ़ी कम सक्सेस रेट देखने को मिल रही है। साफ यहीं दिख रहा है कि सक्सेस रेट कितनी है। ठीक है, नाउ अब क्योंकि हमने बोला इतने सारे लिए थे, उनमें से इतने हेल्दी थे और हेल्दी में से भी सिर्फ इतने ही लायक थे ब्लास्टुला के बाद कि वो इम्प्लांट करवाए जा सके। अब नॉर्मली हम देख रहे हैं कि जब डॉली प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, डॉली का नाम किसके बेसिस पर रखा गया? एक गायिका थी डॉली पैटर्न, बहुत फेमस थी उस टाइम पे, उनके नाम पर डॉली का नाम रखा गया। ठीक है, लेकिन डॉली ने रिप्रोडक्टिवली क्योंकि बहुत हेल्दी बनी थी तो ये रिप्रोडक्शन भी कर सकती थी। तो 13 अप्रैल 1998 को 13 अप्रैल 1998 को इसने एक बेबी को जन्म दिया और उस बेबी का नाम था बोनी। ठीक है, लेकिन किसके साथ मिलकर दिया? तो बोनी के जो फादर हैं वो डेविड और इधर डॉली, इन दोनों ने मिलकर बोनी को जन्म दिया। ठीक है, फिर और इसके अलावा भी उसके और बेबीज़ प्रोड्यूस हुए, वो ठीक है। नाउ जब डेथ हुई तो हमने बोला 14 फरवरी 2003 को इसकी डेथ हुई। तो डेथ किस वजह से हुई थी? एक्चुअल में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या लंग इन्फेक्शन बोल सकते हो, लंग संक्रमण बोल सकते हो। लंग इन्फेक्शन हो गया था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया था, प्लस इसके अंदर आर्थराइटिस के सिम्टम्स भी देखे गए। पहली बात तो जिससे लिया गया मेमोरी ग्लैंड का सेल वो 6 ईयर ओल्ड शीप की बात कर रहे हैं हम। तो वो 6 ईयर ओल्ड जब है तो 6 ईयर ओल्ड शीप का ही क्लोन बनाया जा रहा है, जब सेम एज इट इज़ एग्जैक्ट कॉपी बनाई जा रही है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो जो बनी होगी वो भी एक्चुअल में 6 ईयर ओल्ड के आसपास की एज रखती होगी, इसलिए उसकी डेथ भी जल्दी, बिकॉज उसकी एज वहीं कम हो गई। सेम क्लोन बना रहे हैं, क्लोन उसी ईयर ओल्ड का रहा होगा, तो इसलिए उसके अंदर एजिंग के सिम्टम्स, आर्थराइटिस, लंग इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये बहुत जल्दी देखने को मिले क्योंकि ओल्ड एज थी तो ओल्ड एज कंडीशंस में उन्हें देखने को मिले। नाउ ये हमने बोल दिया उसकी डेथ इसकी वजह से हुई।
ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा बहुत ब्रीफ है कि कैसे डॉली प्रोड्यूस हुई, क्या हुआ, थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। अब हम बोलते हैं कि ऐसा पहला ये क्लोन था जो एडल्ट सेल से बनाया गया था, यानी कि एडल्ट सेल मीन्स 6 ईयर ओल्ड से, 6 ईयर ओल्ड से एडल्ट क्लोनिंग है एक तरह की। तो ये पहली ऐसी क्लोन बनी थी डॉली जो एडल्ट से बनाई गई थी। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसे देखा गया था। अब ऑर्गेनिज्मल क्लोनिंग के बाद हमारी लास्ट क्लोनिंग आती है थेराप्यूटिक क्लोनिंग, देखेंगे इसको भी। ठीक है, थेराप्यूटिक क्लोनिंग बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको, तो थेराप्यूटिक क्लोनिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नाम से पता चल रहा है इसका कि ये क्या करती है, एक्चुअल में थेरेपी की तरह वर्क करेगी। ठीक है, थेराप्यूटिक क्लोनिंग है तो किसकी तरह वर्क करेगी, एक थेरेपी की तरह वर्क करेगी। एंड थेरेपी की तरह क्या वर्क करेगी, यही वर्क करेगी कि इसकी वजह से जो भी डिजीज़ेज़ हैं उनसे हमें ट्रीटमेंट मिल सकता है। ठीक है, इस बहुत बड़ा बूम आ सकता है इसकी वजह से, और डिज़ीज़ इंडस्ट्री बहुत हद तक ऑर्गेनिजम्स को सेव कर सकती है, बचा सकती है। देखते हैं क्या होता है इस प्रोसेस में। एक ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन की बात कर लेते, चलो ह्यूमन्स हैं। ह्यूमन से हमने एक सेल लिया है जिसको हम बोल रहे हैं फिब्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, एक फिब्रोब्लास्ट सेल ह्यूमन से हमने लिया। बायोप्सीड सेल है, ठीक है, बायोप्सी टिश्यू हम ले रहे हैं और ले लिया, ये रहा। अब इसके साथ ही हम ई न्यूक्लिएटेड ह्यूमन oocyte को ले रहे हैं, जिससे न्यूक्लियस हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं। ई न्यूक्लिएटेड है तो न्यूक्लियस हम ऑलरेडी बाहर रिमूव कर चुके हैं। नाउ आप देखेंगे ई न्यूक्लिएटेड एग लिया, एक फाइब्रोब्लास्ट सेल लिया, इसको हम न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक की हेल्प से, ठीक है, एनटी की हेल्प से, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक की हेल्प से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एम्ब्रियो को। ठीक है, एम्ब्रियो को हम फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एम सेकेंड का मतलब क्या है, यहाँ पे मियोसिस सेकेंड स्टेज से oocyte लिया गया है। एम सेकेंड मियोसिस सेकेंड स्टेज से लिया गया है। अब रिकंस्ट्रक्ट का मतलब ये है कि इस सेल को इस सेल से फ्यूज़ करना है, इस सेल को इससे फ्यूज़ करना है, और न्यूक्लियस आया है इसका। सिंपल, न्यूक्लियस किसका आया है, इस सेल का आया है, तो न्यूक्लियस ये यहाँ पे आ गया। अब ग्रो कराएंगे, इसे ग्रो कराएंगे तो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, और ब्लास्टुला ह्यूमंस का जो ब्लास्टुला होता है उसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इससे लेंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जनरली क्यों बोलते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो से लिए गए हैं सेल्स, इसलिए इन्हें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बोल रहे हैं। अब इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को हम डिफरेंशिएट करा सकते हैं, इनका विभेदन करवा सकते हैं। विभेदन कैसे करवाएंगे, इन विट्रो करवाएंगे, यानी कि लैबोरेटरी में विभेदन करवा रहे हैं हम। एंड विभेदन के बाद जो सेल बना वो बन गया सेल, मसल सेल, और मसल सेल को वापस से हमने ह्यूमन में डाल दिया। इसी को हम बोल रहे हैं थेराप्यूटिक क्लोनिंग। यहाँ पर देखेंगे अगेन सेम चीज़ एक्सप्लेन हो रही है। एक पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी से सोमैटिक सेल लिया गया है जिसको हम टिश्यू बोल सकते हैं। लेने के बाद एक और ई न्यूक्लिएटेड oocyte लिया गया एंड दोनों को मिक्स करवाया गया, फ्यूज़ करवाया गया, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना। अब इसमें हमने क्या किया, इसको ग्रो करवाया ब्लास्टोसिस्ट में, ब्लास्टुला स्टेज में। ग्रो करवाने के बाद इससे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लिए, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को अलग अलग डायरेक्शन में मिले, उसकी वजह से ये अलग अलग डायरेक्शन में विभेदित हुए। पेंक्रियाटिक सेल्स बना रहा है, अगर इंसुलिन की कमी है तो पेंक्रियाटिक सेल्स बनवा सकते हैं, हिमेटोपोइटिक सेल्स बनवा रहा है, ब्लड सेल्स बनवा सकते हैं इससे, कार्डियोमायोसाइट्स हार्ट की मसल्स बनवा सकते हैं, न्यूरॉन्स बनवा सकते हैं, हेपेटोसाइट्स लिवर सेल्स बनवा सकते हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन जैसा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, और डिफ्रेंशिएट के बाद उसे वापस से जिस
चीज़ को हमें बनवाना है, डिफ्रेंशिएट करवा दिया, विभेदन करवाने के बाद वापस से ह्यूमन में डाला जा रहा है, ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। क्या देखा जा रहा है, कर दिया ट्रांसप्लांट, और इसको हम बोल रहे हैं कंपैटिबल ट्रांसप्लांट, बिकॉज ये सपोर्ट करेगा बॉडी को, बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज जो सेल लिए गए हैं वो भी इसी से लिए गए हैं, तो बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी सेल्स को, तो इम्यूनोलॉजिकली कंपैटिबल है। दैट मीन्स इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन नहीं होगा, एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी, एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी तो बॉडी इजीली सर्वाइव कर पाएगी और इजीली इन चीज़ों को भी कंपैटिबल कर पाएगी, सपोर्ट कर पाएगी। तो यही चीज़ हमने यहाँ देखनी है थेराप्यूटिक क्लोनिंग में कि डिफ्रेंशिएशन अलग अलग वे से होता है, तब जाके अलग अलग टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है एंड अगेन बॉडी को दे दिया जाता है। तो थेराप्यूटिक क्लोनिंग में एक्चुअली थेरेपी की तरह ट्रीटमेंट है, जहाँ पर हम स्टेम सेल्स को विभेदित करवाते हैं, डिफ्रेंशिएट करवाते हैं एंड किसी भी ऑर्गन का अगर लॉस हो जाए, किडनीज़ का लॉस हो जाए, तो वहाँ पर हम किडनीज़ को वापस से ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। हमें वहाँ डोनर की भी नीड नहीं होगी, ईजिली हम इसी जो डिजीज पर्सन है उसी से सेल लेंगे एंड उसी का सेल डिफ्रेंशिएट करवा के वापस उसी के अंदर ट्रांसप्लांट करवा देंगे। तो इजीली इस टेक्निक के बहुत सारे एडवांटेजेस हो पाएंगे। नाउ ब्लास्टोसिस्ट की जब भी मैं बात करती हूँ तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, मैमल्स का या ह्यूमंस का जो ब्लास्टुला है वो होता है ब्लास्टोसिस्ट, और इसको जब देखोगे तो इसमें 2 टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है ट्रोफोब्लास्ट एंड अंदर की तरफ कुछ सेल्स पाए जाएंगे जो कि अंतरा कोशिकीय पिंड बोल सकते हो या फिर ICM बोल सकते हो, इनर सेल मास। इनर सेल मास से क्या होता है, आगे जाकर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, इसलिए हम इन्हें एम्ब्रियोनिक सेल्स भी बोलते हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यहाँ से लिए जाएंगे। ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है, EEM एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण करना, तो EEM ये बनवाएंगे। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 4 होती हैं, योक सैक, एलेंटॉइस, कोरियन एंड एमनियन। इन चारों का फॉर्मेशन सिर्फ इस बाहर वाली लेयर से होगा, बाकी भ्रूण के जितने भी भाग हैं वो सारे ICM से बनेंगे। इसलिए हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लेते हैं क्योंकि ये सेल्स हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और इन्हीं से आगे जाकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो ये बात थी थेराप्यूटिक क्लोनिंग की। तो हमने चारों टाइप की क्लोनिंग्स यहाँ कंप्लीट कर लिए, जीन क्लोनिंग, सेल क्लोनिंग, ऑर्गेनिज्मल क्लोनिंग एंड थेराप्यूटिक क्लोनिंग। एडवांटेजेस हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते, थोड़े बहुत एडवांटेजेस हम डिस्कस भी कर चुके। ओके, थैंक यू।